केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण की तर्ज पर हरियाणा के सभी शहरों की होगी स्वच्छता रैंकिंग। बेहतरीन प्रदर्शन लाने वाले शहर होंगे सम्मानित। आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद की 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुदान राशि की जारी। कहा, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जल्द ही बेटियों के खातों में सीधे 2100 रुपए डालने की प्रक्रिया होगी शुरू। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। कहा, अंतरिक्ष परियोजनाओं से हो रहा देश का विकास। और 29 अगस्त के बाद जारी हो सकते हैं एचटेट के परिणाम। 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। सामान्य वर्ग के 150 में से 90 अंक और एससी वर्ग में 82 अंक वाले होंगे उत्तीर्ण। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों से टीम हरियाणा के रूप में कार्य करने का आह्वान किया ताकि प्रदेश को अग्रणी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश को और अधिक स्वच्छ, सुंदर व हरा भरा बनाने और स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से जल्द ही केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण की तर्ज पर हरियाणा के सभी शहरों की स्वच्छता रैंकिंग शुरू की जाएगी। स्वच्छता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के माध्यम से अगर हमारे वित्तीय प्रबंधन ठीक हो जाता है तो सब समस्याओं का समाधान। और जो आदमी प्रधानमंत्री का संकल्प है कि 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित हरियाणा, ये मजबूती से विकसित भारत के साथ खड़ा होगा। इस भवन से सब व्यवस्थाएं, यहाँ योजनाएं वित्त की वो बनेंगी, उसके लिए। और उससे इसमें कई हमारे कॉन्फ्रेंस रूम हैं, मीटिंग्स रूम हैं, समय समय के ऊपर जमाना बदलता रहता है, उसमें उनको नई टेक्निक से अवगत कराना, नई नीतियों से अवगत कराना, तो इसके माध्यम से भी इस भवन का बड़ा लाभ वो मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के सेक्टर 3 में स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। ये भवन 50 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित किया गया। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है, जिसकी पटकथा लिखने में अधिकारियों की अहम भूमिका रहने वाली है। उन्होंने कहा कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जागरूकता के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा के हर सिटी की एक रैंकिंग खड़ी की है। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के शहरों की रैंकिंग करता है, हम हरियाणा के शहरों की रैंकिंग करेंगे स्वच्छता की। उसको लेकर के आज सारी योजना बनी है, उसको काम चालू जो गति से होगा, ताकि हमारा हर शहर सुंदर और स्वच्छ हो, ग्रीनरी से वो भरपूर हो। और मैं जो हमारे RWA के जो सभी पदाधिकारी हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, वो भी इस स्वच्छता के अंदर प्रधानमंत्री जी का आह्वान करते हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर सहयोग दे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फतेहाबाद पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जिले की 67 गौशालाओं को 7 करोड़ 2 लाख रुपए की अनुदान राशि चेक के माध्यम से प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि फतेहाबाद की धरती पर आकर गौमाता की सेवा के इस पुण्य कार्य में योगदान कर रहा हूं। गौशालाओं को ये सहायता राशि उनके रखरखाव, चारे पानी और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मोदी सरकार के संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में गंगा, गाय और गीता के संरक्षण को हमारी सरकार ने निरंतर आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना लाई है, जिसके तहत जल्द ही बेटियों के खातों में सीधे 2100 रुपये डालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ोपल गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी। दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला है। आज मुझे खुशी है कि फतेहाबाद के 67 गौशालाओं के लिए आज
7 करोड़ 2 लाख रुपए का अनुदान चारे के चेक आज यहाँ वितरित करने का मुझे अवसर मिलेगा। उनको राशि जारी करने का ये अवसर मिलेगा। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 605 गौशालाओं के लिए हमने अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 88 करोड़ 50 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश की 605 गौशालाओं के लिए चेक बनवाए थे और हरियाणा प्रदेश की गौशालाओं में चारे के लिए ये चेक पहुंच रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी गौ सेवा की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शरीर में 5 तत्व होते हैं, उसी प्रकार गाय के दूध में 5 विशेष गुण मौजूद हैं। हमें रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमें देसी गाय का गोबर और गौमूत्र बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गौशालाओं की व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाया गया और गायों के स्वस्थ व पोषण पर ध्यान देना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। साथियों, ये 5 तत्वों का शरीर जो है सबसे ज्यादा गाय के दूध को पसंद करता है। ये A2 है। इसलिए साथियों, भारत माता हमारे लिए पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की खेती का आधार मानना है और इसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। हम समझते हैं साथियों, गाय के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। आज हम खाद, DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, जिससे हम रासायनिक खेती करते हैं, साथियों इससे कैंसर पैदा हो गया। इस कैंसर से बचने के लिए गौ माता का सहारा लेना पड़ेगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लिए एक सरकार के अंदर सुविधा दी है। देसी गाय खरीदोगे 30,000 की साथियों सब्सिडी मिलेगी, अनुदान मिलेगा और उसके गोबर से आप लैब के अंदर एक अपने आप में जो साथी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आप 20-30 पशुओं का गोबर इकट्ठा करके लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट कराओ और साथियों खेती के लिए सबसे ज्यादा गाय का गोबर आपको मिलेगा। देश में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है, जो चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता को समर्पित है। इस अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने हिस्सा लिया। उनके साथ केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2 साल पहले हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश बना जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था। हाल ही में शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि एक्सियोम 4 मिशन में शामिल होने का निमंत्रण उनकी ओर से आया था। भारतीय टैलेंट को अब पहचाना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें इस तकनीक को पाकिस्तान की धरती पर परखने का मौका दिया और विश्व को यह दिखाया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या हासिल किया है। हिंदुस्तान वो पहला मुल्क बन गया जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। And that sent out a huge message to the world that look, India has arrived. India is now no longer a follower. On the contrary, India today beckons others to follow her. And that was a momentous occasion. और प्रधानमंत्री का ये सुझाव आया कि इस क्षण को, इस पल को, इस दिन को अंकित करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अभी अभी एक्सियम 4 मिशन संपन्न हुआ है और उसमें भाग लेने का निमंत्रण वहां से आया था, यहां से नहीं गया। अर्थात भारत की प्रतिभाओं की मान्यता विश्व भर में हुई है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की सराहना की और भविष्य में इस क्षेत्र में बढ़ते स्कोप के बारे में बताया।
उन्होंने आज एक वीडियो संदेश जारी कर भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा कि स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक माइलस्टोन बनाना भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले भारत पहला ऐसा देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति। करनाल स्थित डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 3 वर्ष पूर्व आज के ही दिन भारत का अंतरिक्ष यान विक्रम लैंडर चांद पर उतरा था। उसी की याद में अंतरिक्ष दिवस मनाने की शुरुआत हुई है ताकि नई पीढ़ी को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिल सके, इसमें क्या संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे सामान्य जीवन में, चाहे वे कृषि क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो या आधारभूत ढांचा, अन्य कोई क्षेत्र, खासकर खनन, इसमें अंतरिक्ष विज्ञान का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारे सामान्य जीवन के जो त्योहार, तिथियां व ग्रहों की राशियां और उनके फल बताने वाले ज्योतिष की विद्याएं हैं, वे सब हमारे ग्रहों पर आधारित हैं। हमारा ये ज्ञान बहुत पुराना है। अंतरिक्ष दिवस था क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 चंद्रयान जो है वो चांद के ऊपर उतरा था। विक्रम जो लैंडर था वो चांद के ऊपर उतरा। और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को
स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारे की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को या जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस दिन बैठकर के जो विचार विमर्श करें, सबकी जानकारी बढ़ती है। और आज के हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान निकाल रहा है। देश के चंद्रयान और मंगलयान मिशन में शामिल रहे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक विद्युत कुमार भद्र और ऋतु ने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रॉकेट लॉन्च करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि आम लोग किस प्रकार इसका लाभ ले पाएं ये देखना होगा। जैसे भूजल या खनिज पदार्थ का क्षेत्र है, उसका इसमें कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर फोकस करना होगा। इसका उपयोग होगी, किस तरह से हम इसको उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम जो पृथ्वी का जो चित्र लेते हैं या चंद्रमा या मंगलयान, इसका उपयोग किसमें किसमें हो, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि हमारे इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारा जैसे पृथ्वी में नहीं मिलता, जो चंद्रमा में मिलती है, इसको कैसे हम ला सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे कई सारे उपकरण हैं, तो उससे हम जांच के पता कर सकते हैं। तो इसलिए है कि हम एक कोशिश करते हैं कि सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के साथ साथ ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटल डेवलपमेंट, ये भी जरूरी। बहुत सारे इसरो ने मिशन अभी अनाउंस कर दिए हैं, बहुत सारे अभी हमारा गगनयान मिशन आने वाला है और बहुत सारे मिशन आगे भी आते हैं। हमें अनेकों ग्रहों तक भी जाना है, तो उन मिशन के बारे में भी बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष ने इस बार संसद को बिल्कुल भी चलने नहीं दिया। उनके ऐसे व्यवहार से जनता आने वाले समय में इनको ज़रूर सबक सिखाएगी। मनीषा मामले पर उन्होंने कहा कि एक दुखद घटना है, हरियाणा पुलिस ठीक से जांच कर रही थी, फिर भी परिजनों के कहने पर केस को सीबीआई को सौंपा गया। ऐसे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में तो उनको सब समझ है और उनके ही खड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हीं के विपरीत वो बातें जाने वाली हैं, लेकिन उस चीज को न समझते हुए, न समझने के कारण से उन्होंने जैसा व्यवधान पूरा महीना भर केंद्र में राज्यसभा को नहीं चलने दिया और उन्हीं विपक्षी दलों के आगे जो मित्र दल हैं या वो धर्म दल हैं, उनको एक आभास हुआ कि शायद सदन को न चलने देने से कोई लाभ होगा। मैं दावे से कहता हूं कि सदन में इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया या विधानसभा में ये करेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी आगे आने वाले समय में। जहां तक जिस विषय की बात आप कर रहे हैं, उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। ये घटना बड़ी दुखद घटना है, इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए, लेकिन जो कि एक दुर्घटना है, उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। उचाना के पालवा गांव में भगवान वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास के भूमि पूजन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जबकि उचाना के विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्रि विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पालवा गांव में बनने वाला ये छात्रावास समाज की नई जागृति का केंद्र बनेगा। वहीं उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि ये भवन समाज की एकता और मजबूती को और अधिक सुदृढ़ करेगा। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने मनीषा हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस जघन्य हत्या मामले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। अब तो मनीषा के पिता ने भी हाथ जोड़कर कह दिया है कि इस मामले पर राजनीति मत करो। भगवान वाल्मीकि छात्रावास और भवन निर्माण का भूमि पूजन आज समारोह था पालवा गांव में, जींद में, और जिस प्रकार का उत्साह इस कार्यक्रम को देखने में था लोगों में, और इस छात्रावास से एक नई जागृति समाज में भी आएगी और एरिया में भी आएगी। और भव्य अनुशासित कार्यक्रम के आयोजन समिति के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये छात्रावास जो बनेगा, लोगों के बच्चों के आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनेगी, कंपटीशन पैदा होगा, और जब सभी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी तो देश और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे, नशे से दूर जाएंगे, समाज की एकता और समरसता के लिए वो काम करेंगे।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 व 31 जुलाई को आयोजित हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा के तीनों लेवल के परिणाम को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंतिम चरण में सिर्फ उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच बकाया है। इसके लिए बोर्ड ने 25 व 26 अगस्त को प्रदेश के सभी 22 जिला मुख्यालयों सहित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालयों में इन परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है। तीनों लेवल की परीक्षा में कुल 3,31,041 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 40,000 से भी अधिक परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस प्रकार देखें तो औसतन तीनों लेवल की परीक्षाओं का परिणाम 13% के लगभग रहने की उम्मीद है। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 व 30 अगस्त के आसपास बोर्ड कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। या यूं कहिए, जो उत्तीर्ण समझे जा सकते हैं उन सभी को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 25 और 26 अगस्त का हमने समय दिया है और इसमें सभी अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने दी है कि वे अपने गृह जिला में या हरियाणा में जहां कहीं भी हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां के अभ्यर्थी जिन्होंने स्टेट परीक्षा 2024 जुलाई 2025 में दी है वो भी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपने सीमा क्षेत्र के लगते हुए जिले में आकर के करवा सकते हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री सूरजकुंड साहिब पातशाही 10वीं में सालाना गुरमत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज के इलाकों से संगत यहां नतमस्तक हुई। वहीं इस मौके पर HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींडा, एग्जीक्यूटिव मेंबर रुपिंदर सिंह पंजोखड़ा साहिब विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस गुरु घर में सारी उम्र सेवा करने वाले बाबा थलजन सिंह जी की बरसी भी मनाई गई। HSGMC प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने बताया कि यहाँ आज पर वे आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 350 साला हरियाणा सरकार हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से मना रही है। 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम होगा, जिसमें हरियाणा कमेटी 4 नगर कीर्तन निकालेगी, जो 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री भी कुरुक्षेत्र आने की उम्मीद है। 350 साल असी हरियाणा सरकार भी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल मना रही। वो 25 नवंबर कुरुक्षेत्र मनाएगी। हरियाणा कमेटी सारे 4 नगर कीर्तन अपने लेवल से कढ़ेगी ते जेडे 24 तरीक सारे हरियाणा के नगर कीर्तन शाम में कुरुक्षेत्र पहुंचे ते 25 तरीक नूं शायद प्रधानमंत्री जी की इजाजत मिल गई है इत्थे पहुंचण दी। 25 नवंबर नूं कुरुक्षेत्र विखे प्रधानमंत्री जी भी आउणगे। उन्हां कोल बहुत वड्डियां मंगां आपां रखणीਆਂ ने, भावें स्कूलों ਦੀਆਂ होण, भावें कालजां ते भावें यूनीवर्सिटियां होण। गुरु घर के नाल जुड़ियां गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे बहुत वड्डा कुछ मंगन जारी है हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। चरखी दादरी के गांव झोझू खुर्द की बेटी रीना सांगवान ने जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। बेटी की उपलब्धि पर परिजनों व ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। गांव झोझू खुर्द निवासी रीना सांगवान के पिता संजय और माता सीमा ने बताया कि रीना सांगवान अब तक नेशनल व इंटरनेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए 20 मेडल जीत चुकी है। उनकी बेटी रीना ने गीता बबीता व विनेश फोगाट से प्रेरणा ली और देश के लिए अनेक मेडल जीते हैं। हाल ही में रीना ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में रोमानिया की पहलवान अलेक्जेंडर को हराते हुए रजत पदक अपने नाम किया। पूर्व सरपंच दलवीर सिंह गांधी ने कहा कि बेटी और उनको नाज है और ओलंपिक में गोल्ड की आश है। गांव में आने पर बेटी को सम्मानित करेंगे। मेरी बेटी रीना ने अंडर 17 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। हमारी बेटी ने गीता बबीता से प्रेरणा दी है, वहीं से शुरुआत की थी ओलंपिक के मेडल के लिए। बेटी या बेटों से कोई कम नहीं है, बेटी बहुत अच्छी मेहनत करती है। मेरी बेटी ने 10 साल हो लिए खेलते हुए। उनसे गीता बबीता और विनेश से लिए खेलने की प्रेरणा, जो से बहुत मेहनत कर रही थी और अंडर 20 में अब उसने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। हम आगे और मेहनत करवा कर उसको गोल्ड मेडल दिलाना चाहते हैं। आपकी बेटियों को मेहनत करवाओ, खिलाओ, आगे बढ़ाओ। मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता आज
आज हमारी इस बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो ख्याति प्राप्त की है, खेलों में सिल्वर मेडल लेकर आई है, इसके लिए हमें बेहद खुशी है। और भगवान से प्रार्थना कि रीना इसी प्रकार आगे बढ़ती जाए और हमारे गांव का हमारा नाम रोशन करती जाए, देश का नाम रोशन करे। कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रोहतक के सोनारिया गांव की कनक बुधवार ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। शनिवार को रोहतक लौटने पर पदक विजेता इस निशानेबाज का यहां अभिनंदन शूटिंग एकेडमी में स्वागत किया गया। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 16 अगस्त से प्रारंभ हुई थी और 30 अगस्त तक चलेगी। इस चैंपियनशिप में 27 देशों के करीब 750 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कनक ने इससे पहले इसी वर्ष 19 मई से 24 मई तक जर्मनी में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। कनक ने वर्ष 2022 में पहली बार नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक, वर्ष 2023 में साउथ कोरिया में हुई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रजत पदक और वर्ष 2024 में स्वर्ण पदक हासिल किया था। कनक बुधवार इस उपलब्धि पर रोहतक में जश्न का माहौल है। कनक बुधवार ने जीत का श्रेय परिवार और कोच को दिया। अब उसका लक्ष्य वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करना है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में जो कजाकिस्तान में हुई थी, मेरे मुकाबला यूथ कैटेगरी में था और ओवरऑल एशिया में था। मैं श्रेय अपने कोच संदीप नेहरा और मेरी पूरी फैमिली, मेरे पापा सबको देना चाहूँगी। मेरा लक्ष्य है ओलंपिक का गोल्ड। क्योंकि आज मैं इतना खुश हूँ कि पीछे जैसे जूनियर वर्ल्ड कप में गुड़िया ने गोल्ड जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल मारा, एशियन चैंपियनशिप में मेडल रहा और अब की बार फिर दोहरा में मेडल दे करके गौरवित किया है इसने हमें। और इससे की जो चाल है वो इतनी प्यारी है कि आने वाले 28 में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में ये हमें गोल्ड देगी। बहुत ज़्यादा खुशी है और डबल गोल्ड मेडल जीत के आई है गुड़िया और वर्ल्ड कप की चैंपियन हो गई, वर्ल्ड चैंपियन कनक बुधवार। गेम पे फोकस करो और कड़ी मेहनत से लगे रहो। जैसे इसका नंबर आया है बेटा सबका आएगा, ठीक है, इसी मेहनत से लगे रहो। पलवल में 7वीं AIM स्पोर्ट्स क्लब इंटर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए कोच रविंद्र कुमार ने बताया कि हरियाणा तैराकी संघ के तत्वाधान में आयोजित क्लब इंटर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में करीब 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य तैराकी को बढ़ावा देना और राज्य और राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी के लिए होनहार एथलीटों की पहचान करना है। यहाँ पर अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, भिवानी से, गुड़गांव से और पलवल के कुल मिलाकर 250 से 300 जो स्विमर हैं उन्होंने भाग लिया है और जो प्राइज विनर हैं उनको मेडल दिया गया है। जो अपने एज ग्रुप में बेस्ट स्विमर आएंगे उनको कैश अवार्ड भी दिया जाएगा, बेस्ट स्विमर की ट्रॉफी भी दी जाएगी। बहुत अच्छी तरह से कराते हैं और बच्चे बड़े इनकरेज्ड हैं इस चैंपियनशिप से और सभी अच्छा कर रहे हैं। आज प्रतियोगिता कराई गई है 50, 100, 200 और 400 मीटर फ्री स्टाइल तक। बच्चे फरीदाबाद से आए, 3-4 स्कूल फरीदाबाद के हैं, पलवल के हैं 2 स्कूल, गुड़गांव के हैं, अम्बाला के हैं। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने कौशल, गति और खेल कौशल का एक रोमांचक प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को पदक, प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। 400 फ्री और 100 बैक, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर है। बहुत मजा आ रहा है, हर साल आते हैं और बहुत मजा आता है। मैंने 100 मीटर बैक में भाग लिया, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।